नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को देखते हुए भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के युवाओं ने न्यू इंडिया के हर अभियान में स्टार्टअप इंडिया से स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर इंडिया में अपनी भूमिका निभाई। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से सामान्य कामकाज के साथ शुरू होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार पर विचार मंथन के लिए आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 100 दिन पहले योग महोत्सव का उद्घाटन किया। अम्मान में जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 11 महिलाओं और 4 पुरुषों सहित 15 भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। बर्लिन में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शाम लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलावुत वितिदिसरन से होगा और बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का दूसरा दिन का खेल जारी। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रधानमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों और समुद्री तथा हवाई क्षेत्र में भारत की सुरक्षा तैयारियों के विभिन्न पहलुओं और ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी गई। उन्हें यूक्रेन के ताजा घटनाक्रम और ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताया गया। श्री मोदी ने निर्देश दिए कि खार्किव में मारे गए नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर स्वदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इस्राइल में वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए संघर्ष विराम लागू होना जरूरी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने इस्राइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से कहा है कि वे राष्ट्रपति पुतिन से यरूशलेम में मिलना चाहेंगे। श्री जेलेंस्की ने संवाददाताओं से कहा कि पहले बातचीत के लिए माहौल अनुकूल नहीं था, क्योंकि रूस केवल चेतावनी दे रहा था। उन्होंने कहा कि अब रूस की तरफ से वार्ता के लिए संकेत मिलने पर उन्हें प्रसन्नता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं ने न्यू इंडिया के हर अभियान में स्टार्टअप इंडिया से स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर इंडिया में अपनी भूमिका निभाई है। श्री मोदी अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात के सबसे बड़े वार्षिक खेल आयोजन खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को दिशा देने में देश के युवाओं की बड़ी भूमिका है। श्री मोदी ने युवाओं से कहा कि वे कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट न अपनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का मंत्र है। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। श्री मोदी ने कहा कि ये केवल एक शुरुआत है और हम भविष्य के अन्य बड़े देशों के साथ मजबूत दावेदार होंगे। एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल 1-2 खेलों के भरोसे टिकी थी। इस वजह से
खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी वो एक प्रकार से रुक गया था। इतना ही नहीं, जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा कल शाम संपन्न हो गया। उन्होंने वहां रोड शो किए और कई अन्य आयोजनों में शामिल हुए। एक रिपोर्ट। अहमदाबाद हवाई अड्डे से रोड शो से शुरू होकर खेल महाकुंभ कार्यक्रम के संगीतमय और रंगारंग उद्घाटन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय गुजरात यात्रा ने समाज के हर वर्ग के लोगों को छुआ है। महामारी के बाद अपने होम स्टेट की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के 3 रोड शो ने न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जनता को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महापंचायत सम्मेलन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ बहुत ही बुनियादी मुद्दों को उठाया, जबकि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराई। खेल महाकुंभ आयोजन के उद्घाटन ने खेल और अन्य संबंधित क्षेत्रों में युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी उजागर किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। ये 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। दोनों सदनों की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या घटने के कारण ये फैसला किया गया है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना है। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ। संसद सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चला और इस दौरान कुल 10 बैठकें हुई। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस सत्र में राज्यसभा के कामकाज के लिए अतिरिक्त 19 घंटे आवंटित किए गए हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू कल सदन की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान दोनों सदन अपने चैम्बर और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की विफलता पर विचार मंथन होगा। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कांग्रेस ने पंजाब में अपनी सत्ता खो दी है और अन्य 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी उसे सफलता नहीं मिली है। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस में चिंता और तनाव का माहौल है और असंतुष्ट नेताओं का समूह कांग्रेस नेतृत्व के कामकाज के तरीके से नाराज है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कल राज्यपाल पीएस श्रीधरन को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उनसे अगली सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का अनुरोध किया है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री एस राजन को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यपाल एल गणेशन ने उन्हें आज सुबह राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री राजन लामसांग ईसी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। इस बीच भाजपा के केंद्रीय नेताओं के आज इम्फाल पहुंचने की संभावना है, जो नई सरकार के गठन को अंतिम रूप देंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में 1 संसदीय और 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनावों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल संसदीय सीट, बालीगंज विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, बिहार में बोछा और महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 24 मार्च है। 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 12 मार्च को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 16 अप्रैल को होगी। पंजाब में 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली गई है।
नामित मुख्यमंत्री भगवंत मान के राज्य पुलिस महानिदेशक वीके भावरा से मिलने के एक दिन बाद ये फैसला आया है। अपर पुलिस महानिदेशक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्तों को लिखे पत्र में राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा हटा लेने का निर्देश दिया है। इस सूची में अधिकांश पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई योग संस्थान ने किया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, आरोग्य और विश्व शांति के लिए मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 100 दिन पहले योग के विभिन्न पहलुओं का प्रचार करना है। It is a matter of great privilege and pleasure for me to welcome you all in this Yoga Mahotsav 2022, an event to commemorate 100 days countdown to International Day of Yoga. This year is the 8th edition of, and following the footprints, Yoga Mahotsav is being organized by us to give a wider promotion and publicity to various dimensions of yoga and its utility, and also to make it as a mass movement to promote health, well-being and peace across the globe. संस्थान ने इस आयोजन के साथ 100 दिन का एक अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत विश्व के 100 शहरों और 100 संगठनों को कवर किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, केंद्रीय विदेश तथा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, आयुष राज्य मंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्र भाई और ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती उपस्थित थे। श्री भूपेंद्र यादव ने योग के महत्व के बारे में बताया। योग एक ऐसी जीवन पद्धति है कि आदमी के पास साधन हो या ना हो, लेकिन अगर उसकी जीवन पद्धति अच्छी रहेगी तो मुझे लगता है इतनी सहज, सरल और गरीब के कल्याण आधारित जीवन पद्धति योग के द्वारा हम विकसित करके गरीबों के जीवन में भी संपन्नता को ला सकते हैं। जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य होता है, संपन्नता अपने आप उसके पास आती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां 6 महीने में मिश्रित ईंधन यानी फ्लैक्स ईंधन से चलने वाले वाहनों का निर्माण आरंभ कर देंगे। नई दिल्ली में कल वैश्विक व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जल्दी ही देश में अधिकतर गाड़ियां पूरी तरह एथेनॉल से चलेंगे। सरकार पेट्रोल डीजल के स्थान पर अन्य वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दे रही है। सरकार ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी PLI योजना में फ्लैक्स ईंधन इंजन मोटर वाहन और कलपुर्जों को भी शामिल किया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को देखते हुए भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के युवाओं ने न्यू इंडिया के हर अभियान में स्टार्टअप इंडिया से स्टैंडअप इंडिया और मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर इंडिया में अपनी भूमिका निभाई है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से सामान्य कामकाज के साथ शुरू होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार पर विचार मंथन के लिए आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होगी। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 100 दिन पहले योग महोत्सव का उद्घाटन किया।
अम्मान में जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 11 महिलाओं और 4 पुरुष सहित 15 भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। बर्लिन में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शाम लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुलनावुत विदितसरन से होगा और बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल जारी। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। बेंगलुरु में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका की टीम खेल के दूसरे दिन 109 रन पर सिमट गई। श्रीलंका ने आज 6 विकेट पर 86 रन से आगे खेलना शुरू किया था। भारत ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 1 रन बना लिए हैं। भारत ने पहली पारी में 252 रन बनाए थे। 2 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में वंशज और अमन सिंह बिष्ट ने युवा पुरुष श्रेणी के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वंशज 63.5 किलोग्राम श्रेणी में सीरिया के अहमद नवाको और बिष्ट 92 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। एक अन्य मुक्केबाज आनंद यादव ने 54 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। 11 महिलाओं और 4 पुरुषों सहित 15 भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। भारत के लक्ष्य सेन जर्मन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज शाम उनका सामना थाईलैंड के कुलनावुत विदितसरन से होगा। देश में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 180 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 20,31,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 3,116 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 5,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.71% हो गई है। नवी मुंबई महाराष्ट्र का पहला शहर बन गया है जहां सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के दोनों टीके लगा दिए गए हैं। राज्य सरकार ने नवी मुंबई नगर निगम को 18 वर्ष से अधिक उम्र के 11,07,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया था और निगम ने 11,07,454 लोगों को टीके लगा दिए हैं। नवी मुंबई में एहतियात के रूप में तीसरा टीका लगाने का कार्य 10 जनवरी से शुरू हुआ था। इसके तहत अब तक 7,139 स्वास्थ्यकर्मियों, 7,241 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के 21,420 बुजुर्गों को तीसरा टीका लगाया गया है। देश में मेडिकल की खाली स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ अंक में 15% की कटौती के निर्देश दिए हैं। ये निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से लिया गया है। अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर 2 दौर की काउंसलिंग के बाद भी 8,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। केरल सरकार स्कूली शिक्षा के बारे में सुझाव देने के लिए 2 समितियों का गठन करेगी। ये स्कूल पाठ्यक्रम में संशोधन और स्कूली शिक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में परामर्श देंगी। सामान्य शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में राज्य पाठ्यक्रम प्रचालन समिति स्कूली शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी। सामान्य शिक्षा प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली पाठ्यक्रम कोर समिति स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन के बारे में सुझाव देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-42
42। 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। मार्च 1940 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने माइकल ओडॉयर को गोली मार जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। अंग्रेजों ने जब पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाला जलियांवाला हत्याकांड को अंजाम दिया, तब माइकल ओडॉयर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जलियांवाला हत्याकांड के समय उधम सिंह केवल 19 वर्ष के थे। उन्होंने नरसंहार के पीड़ितों के लिए राहत कार्यों में मदद की थी। इस जघन्य घटना ने उधम सिंह के युवा मन को झकझोर दिया था और उन्होंने ठान लिया था कि वे माइकल ओडॉयर से इस क्रूर घटना का बदला लेंगे। उन्होंने सही समय का इंतजार किया। वे अन्य भारतीय क्रांतिकारियों में शामिल हो कई देशों का दौरा किया और अंत में लंदन गए। उन्होंने शेर सिंह और राम मोहम्मद सिंह आजाद सहित कई उपनामों का इस्तेमाल किया। 1920 में अफ्रीका गए और 1924 में अमेरिका पहुंचने में कामयाब रहे। अमेरिका में उधम सिंह ने गदर पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और प्रवासी भारतीय संघ की स्थापना में मदद की। 1927 में वे 2 दर्जन से अधिक सहयोगियों और हथियारों के जखीरे के साथ भारत लौटे। कुछ ही समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अक्टूबर 1931 में जेल से रिहा होने के बाद उधम सिंह ने कुछ समय के लिए अपने को सुर्खियों से परे रखा। थोड़े समय बाद उन्होंने फिर से भूमिगत गतिविधियां शुरू की और साथ ही साथ ब्रिटेन पहुंचने के तरीकों का भी पता लगाया। पुलिस उन पर लगातार नजर रखे हुए थी। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। उधम सिंह 1934 में लंदन पहुंचने में सफल हो गए। वो पूर्वी लंदन के एक घर में रहे और भारतीय श्रमिकों के लिए काम करने वाले एक समाजवादी संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने एक रिवॉल्वर तथा गोला बारूद खरीदा और सही समय का इंतजार करने लगे। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में सेंट्रल एशियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक होनी थी। माइकल ओडॉयर भी वक्ताओं में शामिल थे। उधम सिंह को अपने इरादे को पूरा करने का सही समय मिल गया था। उन्होंने अपने रिवॉल्वर को एक पुस्तक में छिपा लिया और हॉल में दाखिल हो गए। वे एक दीवार के पास खड़े रहे। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, उधम सिंह मंच की ओर गए, माइकल ओडॉयर पर गोली चला दी। माइकल ओडॉयर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य ब्रिटिश अधिकारी घायल हो गए। उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जल्द ही दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने दहाड़ लगाई। माइकल ओडॉयर इसका हकदार था। वो असली अपराधी था। उसने मेरे लोगों को कुचला, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मैं 21 साल से बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने ये काम किया। मैं मौत से नहीं डरता। मैं अपने देश के लिए प्राण त्याग रहा हूँ। भारत में ब्रिटिश शासन से मैंने अपने लोगों को भूख से मरते देखा है। मैंने उनका विरोध किया। ये मेरा कर्तव्य था। मातृभूमि की खातिर मुझे मौत से बड़ा सम्मान और क्या दिया जा सकता है। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। हम इस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को
सलाम करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी बुरगुला रामकृष्ण राव को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 13 मार्च 1899 को कलवा कुर्ती में हुआ था, जो अब तेलंगाना में है। राव को हैदराबाद रियासत के निजाम के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जाना जाता है। पेशे से वकील रामकृष्ण राव ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने निजाम के खिलाफ लड़ने के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ और कई अन्य नेताओं के साथ हाथ मिलाया और स्वतंत्र भारत के साथ हैदराबाद के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में वो शादनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए और हैदराबाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। राव ने 1956 से 1960 तक केरल के पहले राज्यपाल और 1962 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वे 14 सितंबर 1967 को अपनी मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रख्यात सितार वादक उस्ताद विलायत खां को। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक उस्ताद विलायत खां का जन्म 28 अगस्त 1928 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के गौरीपुर नामक स्थान पर एक संगीतकार परिवार में हुआ था। उस्ताद विलायत खां ने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता इनायत खां से प्राप्त की। जब वे मात्र 12 साल के ही थे तो उनके पिता का निधन हो गया। बाद में उनके चाचा वहीद खां ने उन्हें सितार वादन के गुर सिखाए। इनके अलावा उनके नाना बंदे हुसैन खां और मामा जिंदे हुसैन खां ने भी उन्हें गायन की शिक्षा दी। शुरू में विलायत खां का झुकाव गायन की ओर था, किंतु उनकी मां ने उन्हें खानदानी परंपरा निभाने के लिए प्रेरित किया। गायन की ओर झुकाव के कारण ही आगे चलकर उन्होंने वाद्य को गायकी अंग के अनुकूल परिवर्तित करने का सफल प्रयास किया। यही नहीं बल्कि अपने मंच प्रदर्शन के दौरान वे प्राय गाने लगते थे। 1993 में लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में खां साहब ने राग हमीर के वादन के दौरान पूरी बंदिश का गायन भी स्वयं प्रस्तुत किया। विलायत खां ने सितार के तारों में भी कई प्रयोग किए। उस्ताद विलायत खां ने कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में भी संगीत दिया। उस्ताद विलायत खां की कला को सम्मान देते हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफताब सितार का खिताब दिया। ये सम्मान पाने वाले वे एकमात्र सितार वादक थे। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल और गंगटोक में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। शिलंग, कोहिमा और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को देखते हुए भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के युवाओं ने न्यू इंडिया के हर अभियान में स्टार्टअप इंडिया से स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर इंडिया में अपनी भूमिका निभाई। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से सामान्य कामकाज के साथ शुरू होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार पर विचार मंथन के लिए आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 100 दिन पहले योग महोत्सव का उद्घाटन किया। अम्मान में जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 11 महिलाओं और 4 पुरुष सहित 15 भारतीय मुक्केबाज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। और बर्लिन में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शाम लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुलनावुत विदितिसरन से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।